चलो कंट्रोलिंग निकालो। फर्स्ट नंबर पे हम लोग प्लान करते हैं और लास्ट में हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो भी अब तक ऑब्जेक्टिव्स बना चुके हैं उन्हें हमने कितना अचीव किया या अचीव किया भी या नहीं किया, इसका इवैल्यूएशन करना, उसको हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। चेकिंग वर्ड लिखा हुआ इसीलिए मैंने। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। तो जैसे प्लान्स बनाए थे, क्या वैसे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं या होंगे, इसको चेक करना। इसकी इंपॉर्टेंस पर आ जाते हैं। सबसे पहले accomplishing organizational goals. The controlling function measures the progress towards the organizational goals and bring to the light the deviations, if any, and indicates corrective action. एक एग्जाम्पल साइड में लिखा भी हुआ है कि सपोज मैंने प्लान किया कि मैं 200 यूनिट्स ऑफ टी शर्ट्स एक दिन में बनाऊंगा, लेकिन मेरे से बनी सिर्फ कितनी 140, तो 60 क्या हो गई मेरी? डेविएशन हो गई। क्या हो गई? डेविएशन मतलब अलग हो गया, वो मेरे ऑब्जेक्टिव से कुछ अलग हो गया। और अगर कोई डेविएशन आती है तो आप करेक्टिव एक्शन लेते हो, राइट ट्रैक पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी और आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लोगे। कोई भी टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंस आ जाए, कोई भी टॉपिक में, मैनेजमेंट में, और आपको ना समझ में आए कोई पॉइंट, चाहे वो बुक में हो भी ना, तब भी आप लिख सकते हो कंप्लीशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। स्टाफिंग में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कोई का भी आ जाए इंपॉर्टेंस, तो अगर बुक में नहीं भी है ना तो आपको फिर भी कुछ मार्क्स मिलेंगे, पक्की बात है। मैं नहीं दूंगा पर टेस्ट में, बोर्ड में मिलेंगे। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बात बता रहा हूँ। जजिंग एक्यूरेसी, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो कि आपको सारी इंपॉर्टेंस याद होनी चाहिए, पर हो सकता है, इतना कुछ है, कभी हम भूल भी सकते हैं, भूलते ही हैं बच्चे, इसमें क्या है। तो ये एक मंत्र है, इसको याद रखना। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखो, एक्यूरेसी स्टैंडर्ड बना दिया आपने, अब उसको चेक करना है हमने कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था वो अचीवेबल भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा स्टैंडर्ड बना जिसे अचीव ही नहीं कर सकते। जैसे कई बार हमारे स्कूल्स में कह देते हैं कल प्री बोर्ड है, कईयों के होंगे भी। अब प्री बोर्ड में कितने चैप्टर आने हैं सर? पूरा सिलेबस आना है। कितनी छुट्टियां दी है स्कूलों ने? सर एक। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन करना कि बच्चे मार्क्स ले और उन्हें आप प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं दोगे, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया है वो एक्यूरेट नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा दोबारा से। और ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल में क्या लिया हुआ है कि उसने 1000 यूनिट्स प्लान कर लिए एक दिन में, कि 1000 यूनिट्स चलो एक महीने में बनने चाहिए कोई किसी चीज के, लेकिन बने सिर्फ 100 यूनिट्स थी। तो आपको सॉरी, बने सिर्फ 70 यूनिट्स थी। तो आपको क्या, अरे ये क्या, 1000 के सिर्फ 70 ही बने? अरे तो आपको 100 यूनिट्स प्लान करने चाहिए थे। इसका मतलब आपने गलत, आपका एक्यूरेट नहीं है स्टैंडर्ड। A good control system enables management to verify whether the standards are set are accurate and objective, यानी जो आपने सेट किया वो एक्यूरेट है, अचीवेबल है। An efficient control system keeps a careful check on the changes taking place in the organization and in environment and helps to review and revise the standards in the light of such changes. कोविड आ गया भाई, आपको स्टैंडर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे। आपका फैक्ट्री, सरकार ने कहा है 3 दिन के लिए वर्कर्स आएंगे बस, ऐसे थे ना कि वर्कर्स इतने देर के लिए रह सकते हैं, 3 दिन के लिए ही आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अलाउड नहीं है, दिस एंड दैट, कितने रिस्ट्रिक्शंस थे। तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो आपको उस हिसाब से अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा। लेकिन चेंज तो तभी करोगे ना जब चेक रखोगे कि कितना काम हो पा रहा है एक दिन में, है ना। मैं आपको कह दूं पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है, पर एक दिन में हमने कितना प्रिपेयर किया, इसी पे तो सारा चीज निर्भर करती है ना। अब मैं कह रहा हूँ जनवरी में फुल सिलेबस के टेस्ट लेने हैं, लेकिन एक दिन में आप कितनी पढ़ाई करते हो यही जजमेंट करेगा कि आप तब तक कितनी कर पाओगे। तो आपको अपनी पढ़ाई करते हुए भी कंट्रोलिंग करनी चाहिए।
अपने अपने एक प्लान बनाना चाहिए, अपना स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि रात तक मुझे इतनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, और फिर चेक करो मैं कितनी कर पाया। ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट पढ़ाई की है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की है, मैनेजमेंट आपके स्कूल की है, कोई भी मैनेजमेंट हो दुनिया में, वो सारे मैनेजमेंट के जो फंडास है वो सेम है। एक शादी के मैनेजमेंट के भी यही फंडास है। एक वेडिंग प्लानर है, वो वेडिंग को प्लान कर रहा है, वो भी यही काम करे। ठीक है ना, उसके भी यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसको भी यही करना है, आपको भी यही करना है। तो आप भी प्लानिंग करो, इतना पढ़ना है, इतना पढ़े या नहीं पढ़े, कंट्रोलिंग करो, देन टेक करेक्टिव एक्शंस, फिर सही उसको करो, सही करो उस गलती को। नेक्स्ट है बेटा मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। जितने भी आपके रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंट, जहां वर्ड आ जाए ना मैनेजमेंट में, उसका मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव होना। कॉस्ट में आप रह रहे हो या नहीं, और कॉस्ट से बाहर कब आप कब होते हो, जब आप वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हो, आपके रिसोर्सेज की वेस्टेज। मान लो हम टी शर्ट्स बनाते हैं और हमारा थ्रेड लगता है कपड़ा बनाने में, तो आप कितने थ्रेड का कितना कपड़ा बना रहे हो। साइड जो आपके बाजू में फैक्ट्री है, वो उतनी थ्रेड में ज्यादा टी शर्ट्स बना रही है, आप कम बना रहे हो, इसका मतलब आप एफिशिएंट नहीं हो, आप वेस्टेज करते हो। ठीक है। बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, ए मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज। और ये होगा कैसे, जब आप चेक करोगे कि कितना कितना हमारा कपड़ा बन रहा है एक दिन, आप चेक ही नहीं करे, बनते निकलते जा रहा है, आप आराम से बैठे निकलते जा रहे, टी शर्ट बनती जा रही है, कितने बन गया, ठीक है बस जिनके बन गया। अगर आप ऐसे चलोगे फिर तो बर्बादी पक्की है आपकी। ठीक है। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। मैं अपनी फैक्ट्री की बात बता रहा हूँ, मैंने आपको शायद बताया भी था, ये एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ था। हमारी जब फैक्ट्री में कपड़ा निकलता था तो मुझे ना मेरे फादर ने उधर ही भेजा सबसे पहले, इसी डिपार्टमेंट में। कहते वहां पे कुर्सी लेके बैठ जा, सीधा ऑफिस में नहीं आना, फैक्ट्री में जा, कुर्सी लेके बैठ जा और कपड़ा निकलता है और वेट चेक किया करो कपड़े का कि कितना होता है। मतलब जैसे वो बनती थी, लेगिंग्स बनती थी, वूलन लेगिंग्स, फिर प्लाजो भी होते हैं ना, वूलन प्लाजो, इसके नीचे नीचे डिजाइन होता है, वो बनते थे। तो वो निकलता था जब पूरा एक पीस, तो चेक करना होता था कि एक लेग का कितना है, वेट है। तो वो कुछ निकलने के बाद 200 200 600 800 पीस निकल आए, फिर चेक करो कितना निकलता है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत हल्का कपड़ा बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत हैवी कपड़ा बन रहा है, उस हिसाब से मशीन से एडजस्ट करवानी होती थी। तो तभी आप कर, क्योंकि अगर हल्का कपड़ा बनेगा तो वो क्वालिटी डाउन जाएगी, और अगर बहुत हैवी कपड़ा बन जाएगा तो आपका धागा बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट तो कमाना ही है। और प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है बढ़िया, अगर आप रॉ मटेरियल को बढ़िया से यूज करो, यानी कि कम रॉ मटेरियल में से ज्यादा कपड़ा बना लो, वो भी अच्छी क्वालिटी, सब कुछ। इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात यहाँ पर कर रहा है। देखो आप एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड सेट करके दे दिया, बेटा रात तक 100 पीसेस बनाने हैं। अब रात तक अगर 100 बन गए तो आप उसको मोटिवेट करोगे, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, वेरी गुड वेरी गुड। तो तभी करोगे ना, 100 पीसेस चेक करोगे ना, पहले स्टैंडर्ड सेट करोगे इतने बनाने हैं, फिर रात को चेक करोगे। A good control system ensures that employees know well in advance what they are expected to do. उन्हें पहले से पता होना चाहिए हमें क्या करना है, ताकि वो करें और फिर मोटिवेट हो जाए और बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए। Order and discipline. Controlling creates an atmosphere of order and discipline in the organization. It helps to minimize dishonest behavior on the part of the employees by keeping a close check on their activities. आप हमेशा चेक करते रहते हो, 2-4 घंटे बाद चेक के एम्प्लॉइज को जाके चेक करते हो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर आप ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके रख सकते हो। कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है ये, आपके एक्शंस में आप तरह तरह के एक्टिविटीज करते हो, उसमें कोऑर्डिनेशन बनाता है। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स of achieving organization goals. Each department and employee is governed by predetermined standards which are well coordinated with one another. तो standards पहले से सेट किए होते हैं और well coordinated होते हैं। यानी वो कहते हैं 3 तारीख तक कपड़ा निकल जाना चाहिए, 4 तारीख से कपड़ा स्टिचिंग में जाना चाहिए, 6 तारीख को कपड़ा पैकिंग में जाना चाहिए, 7 को लोडिंग होनी है, 8 को डिस्पैच होनी है। आपने कोऑर्डिनेट करके रखा हुआ सारा कुछ पहले से। फिर आप चेक करते हो ना कि ऐसा हो भी रहा है, डिले तो नहीं हो रहा। वो तभी करोगे ना जब कंट्रोलिंग करोगे। तो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ये 6 पॉइंट्स हैं। हेडिंग्स को अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से।
इंपॉर्टेंस हर चैप्टर की को बहुत बढ़िया से करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है हमें, ठीक है ना। और कंपटीशन किसके साथ है हमारा? अपने साथ बस, ना इधर वाले के साथ ना उधर वाले के साथ, किसी के साथ नहीं, अपने साथ बस। जितना हम कर लें उतना बेटर है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है प्लानिंग और कंट्रोलिंग वाला, कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपने कहा था आप करवाओगे, तो आप ना यहाँ पर है ये ये पूरा क्वेश्चन है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशनशिप है। अच्छा, उधर थोड़ा दिखना होगा सर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हो रहा है, वो तो प्रोजेक्ट नहीं होगा। वो दिख रहा है यहाँ पे नहीं आया। अब क्या दिख रहा है? VSK। ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। प्लानिंग और देखो सी तो कब से हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हमको सिर्फ इसको एक बार रीड करना है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड भी है, इंटरडिपेंडेंट भी है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अच्छा, मान लो मैं प्लान कर रहा हूँ और चेक करूंगी ना, तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बनता ना। प्लान करते जा रहे हैं हम और चेक कर नहीं रहे कि हमारी प्लानिंग के मुताबिक काम हो भी रहा है या नहीं, ये आप चेक ही नहीं करें तो प्लान करने का फायदा क्या फिर? सो इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट भी है दोनों, उसके बिना वो थोड़ा, उसका बिना ये होता। प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, ठीक है ना। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर inseparable twins of management. They are interrelated and interdependent functions of management. Planning is the base of controlling function, as controlling involves measurement of performance against the standards to analyze deviation and take corrective actions. तो कहते हैं जो प्लानिंग है वो बेस है कंट्रोलिंग का, है ना। कंट्रोलिंग चेकिंग करोगे, अगर प्लान बनाओगे तभी चेकिंग करोगे, नहीं प्लान ही नहीं है कोई चेकिंग कैसे करोगे? आप कहते हो शाम तक ज्यादा टी शर्ट्स बनाना, तो उसने 5 बना दी, वो कहता है मेरी तो यही ज्यादा है। आपने कुछ प्लान ही नहीं किया, ज्यादा क्या होता है? आपको प्लान करना चाहिए था बढ़िया से कि 10 बनाना, 15 बनाना, 20 बनाना, ठीक है ना। तो पहले आप कंट्रोलिंग कर पाओगे, मेजरमेंट कर पाओगे, फिर डेविएशन को एनालाइज करोगे कि भाई ये फर्क क्यों आया, मैंने इसको कहा था 15 टी शर्ट्स बनाना, 7 ही क्यों बनी? अच्छा, 3 घंटे बीच में लाइट चली गई थी, कल से ना जनरेटर चलवा के रखेंगे, करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। और प्लानिंग, अभी मैंने आपको बताया, कंट्रोलिंग आप चेकिंग ही नहीं करोगे, प्लान करने का कोई फायदा ही नहीं। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग इट इज इम्पॉसिबल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, है ना। आपको प्रोग्रेस का मॉनिटर करना पड़ेगा, तभी तो कोई फायदा होगा ना प्लानिंग करने का। आप भी अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया करो। आप लोग टेस्ट देके भूल जाते हो, टेस्ट दिया बस काम खत्म। टेस्ट देके भूलना नहीं होता, टेस्ट देके ये देखना होता है नंबर कहाँ कट गए। चाहे आपके 15 में से 5 आए हैं तो भी आप सोचो 10 कहाँ गए और क्यों गए, ये आपको एनालाइज करना चाहिए घर पे जाके। शीट खोलो, चेक करो, ये इस चैप्टर में से नंबर गया, इस चैप्टर में से गया, क्यों गया? इसका मतलब मुझे ये चीज नहीं आती, अब इसको मुझे करना है, तो अगली बार वो नहीं होगा। तो आप 5 से 7 पे पहुंच जाओगे, फिर आप 7 से 9 पे पहुंचोगे, फिर आप 11 पे, फिर 12 पे, ऐसे तरक्की होगी। ऐसे नहीं होगा आज 5 लिए कल 14 आ गए, ये नहीं होने वाला। एक के पेरेंट्स यहाँ पर, वो बच्चा चला गया, आपको मालूम है, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम वहां का झोंका, कि बस ऐसे हो जाए। ऐसे नहीं होगा ये, इसको टाइम, प्रोग्रेस में टाइम लगता है, ठीक है ना। अब टाइम ही नहीं दोगे तो प्रोग्रेस नहीं हो सकती। बट आपको मॉनिटर करना चाहिए अपनी प्रोग्रेस को। प्लानिंग इज ए थिंकिंग प्रोसेस, है ना। प्लानिंग क्या होता है? थिंकिंग होता है। कंट्रोलिंग इज ए एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी एग्जीक्यूटिव का मतलब जो चीज आपको करनी होती है ना। प्लानिंग तो आपको सोचना है बस, और कंट्रोलिंग में क्या करना होता है? खाली सोच लो, ऐसे सोच रहे कंट्रोलिंग हो गई, बढ़िया हुई है कंट्रोलिंग। अरे सोचना नहीं है भाई, फैक्ट्री में जा, उठा उठा के प्रोडक्ट को देख, बात करो लोगों से जाके, तब आपको पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सो इट इज ए एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लॉ बनाना क्या है? प्लानिंग है गवर्नमेंट की। मर्डर करने पर ये सजा होगी, प्लानिंग। एग्जीक्यूशन क्या होती है? सजा हो गई,
ठीक है ना, दो चीजें होती है, एक प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन। लॉ का प्लान होना अलग बात, एग्जीक्यूट होना अलग बात। प्लानिंग इज ए पेरिस्पेक्टिव व्हाइल कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। पेरिस्पेक्टिव क्या होता है? सोच। प्लानिंग एक सोच है ना। प्लानिंग कुछ होता तो नहीं है, इट्स नॉट कंक्रीट। आप यू कांट सी प्लानिंग। प्लानिंग दिखा मुझे, ये देख प्लानिंग। मेरी प्लानिंग है कि ऐसा होगा, होगा, हुआ नहीं, हुआ तो नहीं है जी, होगा। तो ये पेरिस्पेक्टिव है आपका, एक आपकी एक सोच है। कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, आप नापते हो उसको। ठीक है ना, प्लानिंग को आप नाप नहीं सकते, कंट्रोलिंग को आप नाप सकते हो। ये उसके बीच का हुआ है, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना। पहले मैं सोचा प्रिंट, इसमें क्या प्रिंट देना, छोटे से ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग कॉपीज पे नोट कर लेना इसको। और प्रिंट निकालना हो तो निकाल लेना, मैं पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी है लास्ट टॉपिक, वो क्या है? कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग प्रोसेस है तो आपको पता ही है कि 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट आपको लाइन वाइज याद करने होते हैं, ये आपको मालूम है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले आप सेटिंग परफॉर्मेंस सेट करते हो। जैसे एक महीने में 1000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बस। द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग इज सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स आर क्राइटेरिया against which the actual performance would be measured. Thus, standards serve as a benchmarks towards which an organization strives to work. Standards can be set in both quantitative as well as qualitative terms. Quantity भी हो सकती है, quality भी हो सकती है। इस क्वालिटी का सामान बनाना है, इस क्वांटिटी का सामान बनाना है, दोनों हो सकती है। परफॉर्मेंस सेट हो गया जी। एट दैट एक चीज और, at the time of setting standards, the manager should try to set standards in precise quantitative terms, as this would make their comparison with actual performance much easier. अभी मैंने आपको ये बात समझाई थी। ज्यादा टी शर्ट्स नहीं बताना, उसको क्वांटिटी बतानी है कितनी बनानी है, तब आप मेजर कर पाओगे। आपका ज्यादा कुछ और उसका ज्यादा कुछ, उसका ज्यादा भी हो सकता है आपसे। आप सोचो 15, शाम तक वो 50 टी शर्ट्स बना के धर दे, अब वो बापरी बिकेंगी कैसे भैया, इतनी क्यों बना दी तूने? तो आपने सर कहा था ज्यादा, मेरा तो ज्यादा यही होता है, मैं तो और बनाने वाला था, लाइट चली गई थी। तो धक्का भी लग सकता है आपको। इसलिए आप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म। अच्छा, ये वाली लाइन तब लिखना जब ना क्वेश्चन छोटा छोटा आए। छोटा मींस आपको 2 पॉइंट बताने हैं खाली। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, केस होता है, वो कहता है कौन से 2 पॉइंट ऊपर कंट्रोलिंग के बताओ। तब आप देखिए ना, इफ इट्स 5 मार्क्स क्वेश्चन और 6 मार्क्स क्वेश्चन, डू नॉट राइट दिस। आगे बहुत मैटर है लिखने के लिए, इस लाइन को तब आप छोड़ देना। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इसको याद रखना। फिर बता रहा हूँ, 3-4 मार्क्स में आ जाए तो ये लिख देना। अगर पूरा प्रोसेस लिखने के लिए आ गया, फिर हम इसको स्किप करेंगे या इसको शॉर्ट में लिख देंगे। इट शुड बी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इतना लिख के छुट्टी पाएंगे। तो लिख भी दिया। फिर विच वुड मेक कंपैरिजन इजियर, ये क्या होता है? दिस इज गप। विच वुड मेक इजियर, इट इज वेरी, ये क्या है? ये गाना है। अभी गाना होता है ना, उसमें बार बार एक ही चीज बोलता रहता है। गाना, पहले गाना होता है, फिर अंतरा आता है, फिर गाना फिर बोलता है वो वही वाली बात। ऐसे होता है ना, कोई भी गाना, फिर एक अंतरा आता है, फिर वही बात बोलता रहता है, वही है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइजली लिखना। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, नेक्स्ट आप मेजर करते हो। वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब मेजर करो परफॉर्मेंस को। वो कहते हैं रिलायबल मैनर में करना। कुछ टेक्निक्स बताई है उसने कैसे मेजर हो सकता है। ये टेक्निक्स मैंने रेड कलर में अंडरलाइन की है, इसके बिना ये पॉइंट के नंबर नहीं मिले, क्योंकि ये पॉइंट है ही इनके बारे में। ठीक है ना, जिसके बारे में पॉइंट है आप वही पॉइंट ही लिखोगे, डू नॉट स्कोर एनी मार्क। पर्सनल ऑब्जर्वेशन करो। सैंपल चेकिंग कर सकते हो आप, जैसे मैंने बताया, मैं सैंपल चेकिंग करता था। फिर 300-400 पीस के बाद 2-4 पीस निकाल के अलग रख लिए, फिर उसको सैंपल चेक कर लिया, ऐसे। तो सैंपल चेकिंग कर सकते हो। परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हो, इस तरह की कोई चीजें। आप लोगों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मेरे पास बनी हुई है, वो मेरे पर्सनल काम होता है। एक दिन चलो आपको दिखा दूंगा, कहीं आपको लगे गप है। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। ये तो चलो कॉमन बात है, पता भी है। आपने उसको कहा कि
300 किलो ये चीज चाहिए। बाद में जब नापने गए, आप ग्राम में नापना शुरू कर दिया, 300 ग्राम, ओए ये तो ग्राम, इतना तूने ज्यादा बना दी। वो कहेगा सर आपने तो किलो का था। एम ही मैंने किलो का था, नहीं मैं कहा तो किलो था पर मैं नापूंगा ग्राम में। ऐसे नहीं होगा ना, स्टैंडर्ड जिस यूनिट में सेट किए उसी में मेजरमेंट भी करनी है। ये रीडिंग पोर्शन है। रीडिंग का मतलब फालतू नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था आपको। रीडिंग मीन्स ये आपको केस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। थर्ड काम है आपका कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस से। अब आप कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, यानी कितने हजार यूनिट्स हमने उसको कहे थे और 200 यूनिट्स ही बने, कंपेयर करेंगे आप। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन। फर्क कितना है ये पता चल जाएगा आपको। कंपैरिजन बिकम्स इजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो है एनालाइजिंग डेविएशन। कई बार पेपर में खाली यही पॉइंट आ जाता है, बस खाली एनालाइजिंग डेविएशन ही डाल देते हैं और कोई डालते ही नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने कहा था उधर छोड़ दो, क्योंकि ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन को एनालाइज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जब कोई चीज अचीव नहीं होती तब हम सोचते हैं कि क्यों नहीं अचीव हुई, ये एनालाइजिंग होती है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस डिफीट? क्यों मेरे 15 में से 10 मार्क्स आए, क्यों आए? क्यों का आंसर इज एनालाइजिंग। यू आर एनालाइजिंग योर। मैं कहता हूं जो ये काम कर लेगा ना, उसमें इतनी इंप्रूवमेंट आएगी स्टडीज में भी, वो हैरान हो जाएगा कि ये क्या, मुझे तो पता ही नहीं थी ये चीज। हम लोग क्या करते हैं, एक मार्क्स को डिसीजिव ले लेते हैं, ये 10 में से 5 आ गए, 15 में से 5 आ गए, मुझे फोन है पेरेंट्स, इसके तो 5 है, इसके तो 5 है, इसके बाद कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, 5 आ गए, इट्स नॉट फाइनल एग्जाम। आप बच्चे को ये बताओ अब 5 से 7 पे जाना, अगले बार 7 आते हैं, फिर आता है मम्मी का फोन, इसको तो नंबर ही नहीं बढ़ रहे, इसके तो 7 ही आए हैं। अरे तो 2 बढ़ गए हैं, अब अगली बार 2 और बढ़ेंगे, फिर 3 बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन एनालाइज करना चाहिए डेविएशन को। तो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह से डेविएशन को एनालाइज करते हैं हम लोग, और कुछ ध्यान में रखनी चाहिए चीजें। सबसे पहले है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या है? कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं जब आप कोई चीज चेक करते हो कि क्यों अचीव नहीं हुआ, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिटिकली इफेक्ट होना, आपके ऑब्जेक्टिव कोई डेविएशन आया, वो क्यों आया, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज का डेविएशन तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो रही। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द की रिजल्ट एरियाज आर सेट एज क्रिटिकल पॉइंट्स। इफ एनीथिंग गोज एट क्रिटिकल पॉइंट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स। अगर आप कोई क्रिटिकल गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पढ़ते समय, या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे और उसमें कोई क्रिटिकल गलती कर रहे हो, तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। मेरे कहने का मतलब आपकी स्टडीज के रिलेटेड ये होगा कि अगर आप पढ़ते समय कोई ऐसी गलती कर रहे हो, जो ऐसी गलती है जो आपके सारे सब्जेक्ट्स खराब करी जा रही है, तो आपको उस गलती को तुरंत ठीक करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो आगे, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ओवर कंट्रोलिंग बोलते हैं इसको। बहुत सारा कुछ चेक करो, फिर हर एक को निकी निकी चीजों का आपने वो करना शुरू कर दिया। ओ हो, मैंने तो सोचा था 1 घंटे में चैप्टर लर्न हो जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। ओ माय गॉड, 10 मिनट कैसे एक्स्ट्रा हो? वैसे तो आप ऐसे करोगे नहीं, पर कई खपची ऐसे होते हैं, मेरे पास आ चुके हैं इस तरह के बच्चे। तो अब सब कुछ निकल, थोड़ा तो भाई, थोड़ा डेविएशन तो आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने सोचा मैं एक चैप्टर लर्न कर लूंगा, हो सकता है आप 75% चैप्टर लर्न कर पाए, 25% ना भी कर पाए। हो सकता है आपके लास्ट का एक टॉपिक छूट जाए, कोई बात नहीं, इतना चलता है, एक टॉपिक आधा टॉपिक छूट सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको आप फिर कभी प्लान कर लो करने का। हाँ, आपका आधा ही चैप्टर हुआ, आपने 10 टॉपिक लर्न करने थे, 6 ही हुए, 7 ही हुए, इसका मतलब कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है, आपकी प्लानिंग में भी गड़बड़ हो सकती है, या आपकी स्पीड में गड़बड़ हो सकती है। So control by exception is an important principle of management control based on belief that an attempt to control everything results in controlling nothing. सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे, कुछ कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए ओवर स्ट्रिक्ट टीचर्स, ओवर स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ruin the school.
ओवर स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स खास करके मैंने देखा है, जिस स्कूल में ओवर स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होते हैं ना, टीचर्स के प्रति भी स्ट्रिक्टनेस, बच्चों के प्रति भी स्ट्रिक्ट, ओवर ही ज्यादा ही, मतलब नवे नवे जो आंदे खास करके जोशीले, तो इन पूरा स्कूल को एक बार तो भट्टा बिठाते हैं बढ़िया से। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने। लेकिन वो प्रिंसिपल ऐसे, उनसे कुछ कंट्रोल ही नहीं होता। ही कंट्रोल्स नथिंग, टीचर्स कंट्रोल हिम। उसकी कोई पावर ही नहीं है बेचारे की। यूट्यूब पे डालूंगा, सुन सुन लेंगे तो पता चल ही जाएगा कि स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूल से मेरा बड़ा प्यार है। Control by exception is an important principle of management control based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing. Thus, only significant deviations which go beyond the permissible limit, वही नोटिस में लाओ बस। बहुत ज्यादा दूरी हो जाए आपकी ऑब्जेक्टिव से, तब आप जाके सीरियसली उसके बारे में सोचो, वरना इग्नोर किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब आपने डेविएशन एनालाइज कर लिया, अच्छा इससे ये नहीं मेरे को लर्न होता, चलो आप क्या करो, राम भरोसे अपना आराम से रजाई ओढ़ो और सो जाओ। फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आपको कुछ करना भी पड़ेगा उसके लिए, उसको करेक्ट करने के लिए। The final step in the controlling process is taking corrective action. No corrective action is required when the deviations are within acceptable limits. एक आध टॉपिक छूट गया, कोई बात नहीं, इतना चलता है। However, when the deviations go beyond the acceptable range, especially in the important areas, फिर critical points में अगर जाता है, it demands immediate managerial attention so that deviations do not occur again and standards are accomplished. फिर learning हो ही नहीं पा रही। एक कॉमन प्रॉब्लम है, अगला लर्न करते हैं, पिछला भूलता रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या है और कोई इसका इलाज भी नहीं बताता आपको। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, ज्यादातर बच्चों में होती है, 50% में तो होती है। जो कहते हैं सर आगे का लर्न करते रहते हैं, पीछे का गुल होता रहता है, हमको नहीं पता वो कहाँ चला गया। However, when ये पढ़ लिया हमने ऊपर वाला, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस बताए हुए हैं। कहते हैं कुछ करेक्टिव एक्शंस के एग्जांपल दे रहे हैं वो, तो ये केसेस में पूछ सकते हैं वो लोग। इफ प्रोडक्शन टारगेट कुड नॉट बी मेट, तो क्या करो, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग करो। जैसे मैंने आपको उस दिन ट्रेन करने की कोशिश की, 15 मिनट में टॉपिक लर्न करो, 20 मिनट्स में टॉपिक लर्न करो, उसमें आपके पास स्ट्रेस आया कि नहीं हमको करना है, तो आप कुछ कर पाए, कुछ पूरा नहीं कर पाए, कुछ का लास्ट के 1 पॉइंट रहेगी, किसके 2 पॉइंट रहेंगे, उतना अपने लिए सफिशिएंट। क्योंकि आपको आपका टारगेट मेट नहीं हो रहा, तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि आप जल्दी जल्दी लर्न करो। क्योंकि आपको ऐसा ट्रेनिंग, आपको क्या कहा गया, बेटा चैप्टर लर्न कर। आप क्या करते हो, बुक खोलते हो और फिर बस आप और आपकी बुक, और घड़ी बीच में से गायब हो जाती है। फिर आप देखते हो दोपहर होगी, मेरा एक चैप्टर भी नहीं है, मम्मी ने आवाज मार के रोटी खा ला। अरे ये क्या हो गया इतनी जल्दी, अभी तो मैं बैठा ही था, कहाँ चला गया टाइम। क्योंकि आपने घड़ी देखी नहीं, आपको स्टॉप वॉच लगा के काम करना चाहिए। सबसे पहले आप चैप्टर लो, फिर आप चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटो, फिर उसका एक हिस्सा और, फिर आप सोचो कि 25% का मेरा हिस्सा है, मुझे 25% चैप्टर इतनी देर में लर्न करना है, नेक्स्ट 20 तो मुझे पूरा चैप्टर 2 घंटे में खत्म करना है, तो एक हिस्से के लिए मेरे पास आधा घंटा है। ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, फिर आप देखो आपकी लर्निंग स्पीड भी तेज हो जाएगी अपने, क्योंकि आप अपने ऊपर कोई स्ट्रेस ही नहीं डालते, आप कंफर्ट जोन में बैठे हो आराम से, और आप कुछ कर नहीं पाते। कंफर्ट जोन बड़ी अच्छी लगती है सबको, आराम से बैठे रहो, अपना ऐश करो, जब हो जाएगा हो जाएगा, इतनी क्या जल्दी पड़ेगी, फिर आप कर नहीं पाते। नेक्स्ट लिखा हुआ है रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, assigning of additional workers and equipment to the project and permission for the overtime work. कोई बात नहीं, तुम्हारी बुक में है। तो उनके पास भी तो बुक है ना। नहीं नहीं थैंक यू, वैसे मजाक कर। रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, आप शेड्यूल से पीछे चल रहे हो तो एडिशनल वर्कर्स कर लो।
इन केस द डेविएशन कैनॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शन, आप करेक्ट ही नहीं हो रहा डेविएशन कुछ भी करके, तो फिर स्टैंडर्ड्स बेटा दोबारा बनाने पड़ेंगे आपको रीप्लान करना पड़ेगा। ठीक है, सो यही है इस चैप्टर में, इसके आगे चैप्टर कटा हुआ है, बस यही झगड़ा था कि वो लोग कह रहे थे चैप्टर है, हम लोग कह रहे थे चैप्टर नहीं है। इतने से झगड़े को इतना बड़ा बना दिया किसी ने। खैर कोई नहीं, सब सुखी रहे। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।